नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। यश, अंशु, निशांत, सुष्मिता, गणेश, निधि, रोली, संधु, सुखवीर, रूपांशी, किरण, आंचल, सुमित, सोनू, सोनिया, लक्षिता, हिमांशु, अनुभव, सोनम, रिंकी, विकास, मीनू, उसके बाद श्रवण, हिमांशु, एलाइस, गणेश, ज्योति, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। आप सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे और फिर मैं आज आपका सिलेबस एंड करने वाली हूं। और आज की क्लास आपकी लास्ट क्लास होगी, तो आज थोड़ी सी लंबी जाएगी क्लास, तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना है, पेशेंस के साथ पढ़ना है। प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आज आपकी लास्ट क्लास होगी क्योंकि ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। हाँ, कोर्स अच्छे से ही कंप्लीट कराऊंगी तभी तो लंबी क्लास होगी। अच्छे से नहीं कराती तो 1 घंटे में क्लास जो है कर देती, ठीक है। चलो, तो अब आप यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और यहाँ पे मेरी बात को देखेंगे कि अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो मैंने कल आपको बताया था कि सबसे पहले कल मैं आपको पढ़ाऊंगी PIL, है ना, जिसे हम कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL यानी कि जनहित याचिका, इसको हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जनहित याचिका। अब अगर यहां पे आप इसका वर्ड का मीनिंग समझने की कोशिश करोगे, जनहित याचिका मतलब जो जनता के हित में है, ठीक है, जो जनता के हित में है। जनहित मतलब जो जनता के हित में है। तो बेटा अगर मैं आपसे यहां पर बात करती हूं जनहित याचिका जो जनता के हित में है, मतलब मैं आपको यह बता दूं कि PIL की अगर मैं बात करती हूं तो PIL ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति आपका पीड़ित है, किसी भी जो है उसे किसी भी प्रकार का न्याय नहीं मिल रहा है तो वही आपके लोग जाकर PIL को दायर करें। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो यहां पे अगर मैं जनहित याचिका की बेटा बात करती हूं तो जनहित याचिका क्या है? तो बेटा ये आपका लोकहितवाद, यानी जनता के हित में लोकहितवाद, ठीक है, लोकहितवाद न्यायिक प्रक्रिया का नवीन दृष्टिकोण है। न्यायिक प्रक्रिया का कैसा? नवीन दृष्टिकोण है। नवीन दृष्टिकोण, नवीन दृष्टिकोण है। जैसे प्यारे बच्चे मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो जनहित याचिका है, जब आप इसकी बात करते हो तो बेटा जनहित याचिका की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी आपकी USA में। कहां पे की थी? USA के कोर्ट ने की थी। USA में जनहित याचिका की शुरुआत हुई थी और हमने जनहित याचिका को प्यारे बच्चे USA से ही लिया है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि जनहित याचिका की शुरुआत किसने की थी? USA में। USA में किसने की थी? तो मैम USA के सुप्रीम कोर्ट ने। किसने की थी? USA के सुप्रीम कोर्ट ने। इसकी कहां पर शुरुआत की थी? आप कहोगे USA में। तो जब USA में इसकी शुरुआत हुई तो अब हम बात करेंगे कि भारत में इसकी शुरुआत किसने की थी? भारत में इसकी शुरुआत, तो बेटा भारत में इसकी जो शुरुआत करने वाले थे वो थे आपके PN भगवती जी, ठीक है, इनका नाम लिखना PN भगवती जी। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि PIL कहां कहां पर दायर होती है, इसको कौन कौन दायर कर सकता है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई और अगर हम भारत में बात करते हैं तो भारत में इसको श्रेय करने का प्रारंभ किसको जाता है? आपके PN भगवती जी को जाता है। और ये बेटा जी आपके PN भगवती कौन थे? तो PN भगवती जी 1985 से 1986 तक ये रहे थे भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। भारत के सुप्रीम कोर्ट में ये क्या रहे थे मैम? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। भारत के सुप्रीम कोर्ट में मैम ये मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे थे। मुख्य न्यायाधीश थे ये, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आप कुछ भी कहें बात एक ही है। ये कौन रहे थे मैम? ये सुप्रीम कोर्ट में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, सॉरी मुख्य न्यायाधीश लिख दिया मैंने, न्यायाधीश, आई एम सॉरी बेटा, एक मिनट, न्यायाधीश, चीफ जस्टिस सॉरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मैं लिख देती हूं इंग्लिश में भी। कौन रहे थे ये? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रहे थे। और भारत में इसको शुरू करने का जो आपका क्रेडिट दिया जाता है वो इन्हीं को दिया जाता है। ये कौन रहे थे? तो आप कहोगे सुप्रीम कोर्ट में मैम ये अगर हम बात करें तो न्यायाधीश रहे थे। ठीक है, उसके बाद में प्यारे बच्चे, एक मिनट रुक जाओ, मुझे चेक करने दो थोड़ा सा। भारत में इसकी शुरुआत पीएन भगवती ने 1985 से 1986 तक की थी। मैंने सही लिखा था, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश, कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी, मुख्य न्यायाधीश सही है बेटा, ये चीफ जस्टिस ही होंगे, चीफ जस्टिस ही करना, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सॉरी बेटा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। तो पीएन भगवती जी ने इसे शुरू किया था। हाँ, दूसरा नाम भी लिख रही हूं बेटा, थोड़ा सा पेशेंस रखें, पहले इसी में कंफ्यूज हो गई मैं। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन रहे थे? पीएन भगवती, और इन्होंने ही पीआईएल की शुरुआत कहां पर की थी? भारत में की थी। ठीक है, उसके बाद में इनका साथ और किसने दिया था? और इनके साथ में कौन था? इनका साथ दिया था मैम न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर साहब ने, न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर साहब, न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर साहब। तो किस किसने शुरू किया मैम? पीएन भगवती जी, और हम कह सकते हैं न्यायमूर्ति अय्यर साहब। और आपको मैं ये भी बता दूं बेटा कि जो जनहित याचिका है, जो पीआईएल है बेटा जी, पीआईएल आप सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट दोनों में दायर कर सकते हो, दोनों में दायर कर सकते हो। अब हम यहां पे थोड़ा सा देखेंगे कि आखिर पीआईएल क्या होती है। दोनों में दायर कर सकते हो, और आपका सुप्रीम कोर्ट में अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226 आप पीआईएल दायर कर सकते हो, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब आगे देखिए यहां पर ध्यान से प्यारे बच्चे, अगर मैं यहां पे आगे बढ़ जाती हूं तो अभी तक हमें यह तो समझ आ गया कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, भारत में किसने की थी, लेकिन अभी तक हमें मैम यह पता नहीं चला कि पीआईएल आखिर क्यों दायर की जाती है। तो देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आप किसी गांव में गए, ठीक है, आप जब उस गांव में गए तो आपने देखा कि इस गांव के अंदर बहुत गंदगी है, और इस गंदगी की वजह से यहां पर एक बीमारी फैल रही है, बीमारी फैल रही है, और इस बीमारी के फैलने से मैम यहां पर लोगों की मृत्यु हो रही है। क्या हो रही है? लोगों की मृत्यु। तो आप देख रहे हो कि यहां पर बहुत सारे लोगों को समस्या केवल इसलिए हो रही है क्योंकि इस गांव में मैम बहुत ज्यादा गंदगी है, लेकिन इसके लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो कि एक गांव में रहने वाले जो लोग हैं भाई, वो कोर्ट जाने से डर रहे हैं, वो सोच रहे हैं हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम कानूनी मामलों में फंसना नहीं चाहते। तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, इस मामले को लेकर आप क्या कर सकते हो? पीआईएल दायर कर सकते हो, पीआईएल दायर की जा सकती है, क्योंकि इसमें क्या है? लोगों का हित है, क्योंकि मैम इसमें जनता का हित है। और मैम लोकहितवाद या जनहित याचिका या पीआईएल की शुरुआत केवल इसीलिए ही की गई थी कि कोई भी व्यक्ति, जैसे हम कहते हैं कि हमें कोई दिक्कत है तो हम ही कोर्ट जाएंगे, लेकिन पीआईएल एक ऐसा आपका एक्शन था जिसमें
कोई और व्यक्ति भी आपकी तरफ से उस मामले को कोर्ट में लेकर जा सकता है। या आप एक एग्जाम्पल और ले सकते हो कि जैसे मान लीजिए आप किसी अनाथालय में गए, वहां पे आपने देखा बच्चों का शोषण हो रहा है, बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है, तो भी आप जाकर उस अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए, प्यारे बच्चे, क्या कर सकते हैं, उस अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए PIL को कोर्ट में दायर कर सकते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। यानी PIL जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति के साथ नाइंसाफी हो रही है वही व्यक्ति उसको दायर करे, कोई और भी इसको दायर कर सकता है। ठीक है, आप कोर्ट में लेकर जा सकते हैं। अब आगे देखिए, अब अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो जैसे भारत में कभी कोई मुकदमा आया, मतलब भारत में कैसे शुरुआत हुई, तो बेटा जी भारत में इसकी शुरुआत भागलपुर बिहार से हुई। भारत में इसकी शुरुआत आप क्या लिखेंगे कि मैम भारत में इसकी जो स्टार्टिंग हुई है वो हुई थी भागलपुर बिहार से, भागलपुर बिहार। ठीक है, अब यहां पे क्या था बेटा, भागलपुर में एक जेल थी और इस जेल में कौन थे, जेल में थे मैम कैदी। ठीक है, जेल में कौन होता है मैम, जेल में जाहिर सी बात है कैदी होते हैं। जेल में कौन होते हैं, कैदी। अब ये जो जेल में कैदी थे प्यारे बच्चे, इनके साथ में हो रहा था गलत व्यवहार, इनके साथ मिसबिहेव हो रहा था, इनका शोषण हो रहा था, और बेटा जी इनके साथ जो गलत व्यवहार हो रहा था उस पर एक लेख लिखा गया था, उस पे एक आर्टिकल लिखा गया। इस गलत व्यवहार के ऊपर क्या लिखा गया, एक लेख लिखा गया, एक आर्टिकल लिखा गया। ठीक है, एक आर्टिकल लिखा। मैम किसने लिखा था ये आर्टिकल, तो बेटा एक व्यक्ति थे KF रुस्तम जी। कौन थे, KF रुस्तम जी। किसने लिखा ये आर्टिकल, लेख लिखा गया, लिखा गया। लिखने वाले कौन थे, KF रुस्तम जी, KF रुस्तम जी। उन्होंने इस जेल में होने वाले कैदियों के प्रति गलत व्यवहार के ऊपर एक आर्टिकल लिखा, और लिखने वाले KF रुस्तम जी कौन थे, तो मैम ये पुलिस आयोग के सदस्य थे, पुलिस आयोग के सदस्य, मेंबर ऑफ पुलिस कमीशन। कौन थे, FG रुस्तम। ठीक है, सॉरी KF रुस्तम जी। अब इन्होंने जब ये आर्टिकल लिखा तो बेटा जी इस आर्टिकल को, आपको बता दूं, इस आर्टिकल को पढ़ा श्रीमती हिंगो रानी ने। श्रीमती हिंगो रानी ये कौन थी, तो मैम ये एक वकील थी। ठीक है, श्रीमती हिंगो रानी ने इसको पढ़ा, और श्रीमती हिंगो रानी ने प्यारे बच्चे क्या किया, श्रीमती हिंगो रानी ने जब इस आर्टिकल को पढ़ा तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भागलपुर, भागलपुर जेल के कैदियों, भागलपुर जेल के कैदियों के साथ हो रहे गलत व्यवहार के लिए PIL के तहत, PIL के तहत यह मुद्दा उठाया, यह मुद्दा उठाया, और इन कैदियों में से बहुत सारे कैदियों को रिहा किया गया और इनके साथ होने वाले मिसबिहेव को रोका गया। मैम PIL में हियरिंग होगी या सीधा एक्शन लेगी गवर्नमेंट, हियरिंग होगी सुरजीत, कोर्ट में जाएगा मामला और कोर्ट डिसीजन लेगा। PIL गवर्नमेंट नहीं करती है, PIL गवर्नमेंट के पास नहीं जाती, कोर्ट के पास जाती है। ठीक है, मुद्दा उठाया।
अब जब इन्होंने ये मुद्दा उठाया तो इसके द्वारा ही क्या हुआ, PIL को भारत में महत्व मिला। और इसीलिए जो आपकी श्रीमती हिंगो रानी है, श्रीमती हिंगो रानी, इनको कहा जाता है भारतीय, क्या कहा जाता है इनको, भारत में जनहित याचिका की या लोकहितवाद की जननी, भारत में जनहित याचिका की जननी, जनहित याचिका की जननी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही पहला मुद्दा इसके थ्रू उठाया था। यानी मदर ऑफ PIL इन इंडिया कौन है, तो वो है मैम श्रीमती हिंगो रानी, श्रीमती हिंगो रानी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहां कहां दायर की जाती है, ये होती है आपकी PIL जनहित याचिका, मतलब जो काफी लोगों के हित के लिए होती है, ऐसा नहीं व्यक्तिगत तरीके से नहीं बेटा, जब बहुत सारे लोगों को किसी वजह से नुकसान हो रहा हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इतना ही हमें इसके बारे में जानना है, बहुत ज्यादा इससे और नहीं आपसे पूछा जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ह्यूमन राइट कमीशन। अब आपको इससे समझ आ रहा होगा कि मानव के अधिकारों की रक्षा करने वाला आयोग मानवाधिकार आयोग कहलाता है। मानव के कुछ अधिकार होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। देखो 10 दिसंबर 1948, डेट याद रखना, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा, संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा, महासभा द्वारा मानवाधिकारों की, मानवाधिकारों की मतलब मानव के अधिकारों की घोषणा की गई, घोषणा की गई। ठीक है, मतलब इसने 10 दिसंबर 1948 को क्या कर दिया, संयुक्त राष्ट्र की, संयुक्त राष्ट्र संघ की, देखो संयुक्त राष्ट्र संघ लिखना रह गया है बेटा, कोई बात नहीं मैं ऐड कर देती हूं, को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा मानवाधिकारों की घोषणा की गई। ठीक है, अब क्या करना था, जब ये घोषणा की गई तो इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए, इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा के लिए, ठीक है, कौन से, जो आपके संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, मैम यहां पर इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए, ठीक है, इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए अक्टूबर 1993 में मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई, मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, यानी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन इन अक्टूबर 1993, यह आप ध्यान रखेंगे। तो मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया, 1990 अक्टूबर 1993 में। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर बनाया गया बेटा जी नई दिल्ली। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहां पर है, नई दिल्ली में। ठीक है, यहां पे राष्ट्रीय भी लिख लेना, राष्ट्रीय लिखना रह गया है।
इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये एक लीगल बॉडी है, संवैधानिक संस्था नहीं, वो सॉरी संवैधानिक संस्था नहीं है, ये एक विधिक संस्था है, यानी कि ये एक लीगल बॉडी है। संविधान में इसके बारे में प्रावधान नहीं है, संविधान इसके बारे में बात नहीं करता है। तो ये कैसी बॉडी है मैम? लीगल बॉडी है। कैसी बॉडी है? लीगल बॉडी है। प्यारे बच्चे, इसमें एक आपके अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष को आप क्या कहते हैं? चेयरमैन। अध्यक्ष को आप क्या कहते हैं मैम? चेयरमैन। एक इसमें अध्यक्ष होते हैं और बेटा जी अन्य सदस्य, अदर मेंबर्स, वो कितने होते हैं? 5 अदर मेंबर्स होते हैं। अब देखो इसमें बात आती है कि भाई यहां पे अध्यक्ष कौन बन सकता है? अध्यक्ष बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? अध्यक्ष कौन बन सकता है? तो देखो अध्यक्ष आपके 2 ही व्यक्ति बन सकते हैं, या तो बन सकता है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या बन सकता है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, या फिर प्यारे बच्चे आपका सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। यही केवल इसमें कौन बन सकता है? यही केवल मैम इसमें बन सकते हैं। आप ध्यान रखेंगे कि आपके चेयरमैन, इसके अलावा कोई और नहीं। ठीक है, अब मैं यहां पे अगर बात करूं कि चेयरमैन और जो सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो बेटा जी अगर डायरेक्टली पूछा जाएगा तो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन आप ये बहुत अच्छे से जानते हो कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से तो कोई काम करते ही नहीं है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कोई काम करते नहीं हैं। देखो नियुक्ति होती है, लेकिन प्रधानमंत्री वाली समिति की सिफारिश के आधार पर, यानी प्रधानमंत्री की जो समिति है, प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होंगे उस समिति के, और ये समिति जिसके नाम की सिफारिश करेगी राष्ट्रपति उसी को अध्यक्ष और सदस्य बनाएंगे। देखो इस समिति में, ये जो समिति होती है बेटा प्रधानमंत्री वाली, इस समिति में बेटा जी 6 सदस्य होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं? 6 सदस्य। प्रधानमंत्री वाली समिति में 6 सदस्य होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं? जैसे मैम एक तो इसमें पीएम होते हैं, एक इसमें गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, गृह मंत्री होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा लिखना, यानी लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं। अब स्पीकर ऑफ लोकसभा होंगे तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी होते हैं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा यानी राज्यसभा के सभापति। और बेटा इसमें और कौन होते हैं? तो मैम एक यहां पे होते हैं विपक्षी दल के नेता, विपक्षी दल के नेता। ठीक है, एक आपके लोकसभा से और एक मैम राज्यसभा से। अब गिन लो, 2 3 4 5 6 सदस्यों की यह समिति राष्ट्रपति को, जिनका नाम देगी राष्ट्रपति उसी को यहां पर क्या करेंगे, आप कहोगे मैम उसी को यहां पर सदस्य और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हैं।
एक बच्चा बार बार बोल रहा है दिसंबर होगा, दिसंबर नहीं होगा बेटा, आपका अक्टूबर। अगर आप पूरी डेट जानना चाहते हैं तो 12 अक्टूबर 1993 है, दिसंबर नहीं होगा बेटा। दिसंबर में घोषणा की गई थी अधिकारों की, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बात करते हैं कि जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, अध्यक्ष प्लस सदस्य, इनके अगर हम बात करते हैं कि मैम कार्यकाल यानी कि टेन्योर कितना होता है, नीचे लिख देती हूं मैं। अध्यक्ष और सदस्य के बारे में नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, कार्यकाल यानी कि टेन्योर। अब जरा यहां पे गौर फरमाना और ध्यान से सुनना, कितना है, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो, है ना, ये मैं आपको बता चुकी हूं। ईयर्स पहले होंगे तो ईयर्स के बेस पर, और एज पहले होगी तो एज के बेस पर। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं यहां बात करती हूं तो कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम 5 साल होता है। देखो, पहले कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु था, लेकिन 2019 में संशोधन किया गया, ठीक है, लिख लीजिएगा। पहले कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु था, लेकिन 2019 में संशोधन किया गया, संशोधन किया गया, ये आप ध्यान रखेंगे। क्या किया गया, संशोधन किया गया, ठीक है। और क्या कर दिया गया, संशोधन किया गया, और कार्यकाल 3 वर्ष, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, ये आपका हो गया 2019 से। 70 वर्ष की आयु, ये हो गया आपका 2019 से, ठीक है। अब अगर इन्हें त्यागपत्र देना होता है तो किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। किसको देते हैं बेटा जी, राष्ट्रपति को, ठीक है। अब आते हैं हटाने की प्रक्रिया, रिमूवेबल प्रोसेस। तो बेटा जब इनको हटाने की बात करते हैं, रिमूवेबल प्रोसेस की बात करते हैं, लिखना, पहले लिखना आधार, क्या आधार होते हैं, एक तो दुराचार और अक्षमता यानी मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अब लिखिएगा, इनको राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद, यानी पहले सुप्रीम कोर्ट यहां पर इन्वेस्टिगेशन करता है कि इन पर लगाए गए आरोप सही हैं या गलत, और अगर सही होते हैं तब राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, फर्स्ट चेयरमैन न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा,
न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन। अब एक बात, 1 मिनट रुकेंगे आप, 1 मिनट रुकेगा, मैं 1 मिनट के लिए सीन 2 लगा रही हूं, ठीक है? 1 मिनट के लिए, क्योंकि मुझे एक पीडीएफ लगानी है, या मैं लगा देती हूँ पीडीएफ, कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ ही तो लगानी है। अब ये व्हाट्सएप नंबर मत नोट करने लग जाना, ये मेरा नहीं है, क्योंकि पता चले व्हाट्सएप नंबर नोट करने लग जाओ कि मैम का नंबर मिल गया। चलो, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे मैम भारत का संवैधानिक विकास, जो कि आपकी डिमांड थी। ये आपका चैप्टर रहेगा। भारत का संवैधानिक विकास यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जो आपने बोला था। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखिए, ध्यान से सुनिए बेटा जी, आपका जो संवैधानिक विकास है, जब हम इसकी बात करते हैं तो एक आपका डिवाइड हो रखा है 1773 से 1853 तक, वो सॉरी, एक आपका डिवाइड होता है, 1 मिनट, एक डिवाइड होता है आपका 1773 से, हाँ मैं सही लिख रही थी, 1853 तक, यहां तक एक्ट आते हैं। और एक आपका बेटा जी 1858 से 1947 तक, इस तरीके से आपके 2 भाग में आपका डिवाइड होता है। देखो यहां पे जो एक्ट आए हैं उस समय पर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। और जब ये वाले एक्ट आए हैं तो इस समय भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन था। ब्रिटिश क्राउन मतलब महारानी डायरेक्टली शासन कर रही थी, ब्रिटिश क्राउन का शासन, ठीक है? तो आपको एक चीज मैं बता दूं, सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखेंगे, 1853, क्योंकि 1858 से तो यहां शुरू हो जाएगा ना दूसरी तरफ बेटा, पूजा दूसरी तरफ शुरू हो जाएगा ना। अब देखो यहां पर, ये आपका जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, तो आप इतना तो जानते ही हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, ठीक है? और इस ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार यानी कि ट्रेड करने की अनुमति मिली थी, ठीक है? अनुमति। और ये कितने वर्षों के लिए मिली थी? 15 वर्षों के लिए। यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो केवल व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक, आप कह सकते हो कि आप ये देखेंगे
कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य भारत में आना केबल और केबल क्या था? मैम केबल और केबल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आने का उद्देश्य व्यापार था, लेकिन जब यहां पर ये आई तो उसके बाद इसने व्यापार करने के साथ साथ भारत में शासन करना भी शुरू कर दिया था। ठीक है, भारत में व्यापार करना शुरू कर दिया था। बेटा अगर आपको ये बाइलिंगुअल चाहिए तो उसको बाइलिंगुअल भी आपको दे दिया जाएगा, टेंशन मत लो, अभी फिलहाल समझो। ठीक है, तो अनुमति मिली, व्यापार करने की अनुमति किसने दी थी? तो इस समय ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ। महारानी एलिजाबेथ ने परमिशन दी थी कि आप लोग जाओ और जाकर पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते हो। ये महारानी एलिजाबेथ ने यहां पर इसे 15 वर्षों के लिए व्यापार करने की अनुमति दी। तो जब ये कंपनी केबल व्यापार करने आई तब तक तो ठीक, लेकिन इसने यहां पे आकर क्या कर लिया? इसने यहां पर आकर शासन भी स्थापित कर लिया, है ना। और जब शासन स्थापित किया तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, देखो सबसे पहले क्या हुआ? 1600 ईस्वी का राजलेख, या हम इसको कहते हैं चार्टर, है ना, चार्टर ऑफ 1600 AD। भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्रारंभ होता है। क्यों प्रारंभ होता है? इसलिए प्रारंभ होता है बच्चे, क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर आपकी स्थापित हुई तो केबल और केबल क्या करने आई थी? व्यापार। लेकिन जब इसने शासन करना शुरू किया तो आपके भारत में इसको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन की संसद ने समय समय पर एक्ट पास किए थे। ये एक्ट कौन पास कर रहा है? संसद। लेकिन कहां की? ब्रिटेन की, क्योंकि उस समय भारत में किसका शासन है? अंग्रेजों का, भारतीयों का नहीं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा है। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर उसे पूर्वी देशों के साथ, पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। यह मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। स्थापना के समय कंपनी की कुल पूंजी कितनी थी, मतलब टोटल कैपिटल कितनी थी? 30133 पौंड थी। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और प्यारे बच्चे, जो कंपनी है इसमें कुल पार्टनर्स कितने थे? मैम 217 यहां पर पार्टनर्स इसके अंदर थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब ये जो कंपनी है भाई, ये जब व्यापार कर रही है तो भाई इसको कोई कंट्रोल करने वाला भी तो चाहिए। तो कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल कैसे किया जाएगा? कंट्रोल करने के लिए किसकी जरूरत होती है? कानूनों की, जिन्हें हम अधिनियम कहते हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन की संसद ही इसके लिए कानून बनाएगी। अब देखिए आगे क्या लिखा है। इसके लिए क्या किया गया? सबसे पहले लाया गया रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहले लाया गया था मैम रेगुलेटिंग एक्ट। और ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ये किसके कहने पर पास किया गया था? तो आप कहोगे कि मैम ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, ठीक है, जैसे आप बेटा एक चीज बहुत अच्छे से जानते हो, आपके घर में फैन होगा, फैन को कंट्रोल करने के लिए क्या लगा रहता है? रेगुलेटर। हम चाहे तो फैन को कम कर सकते हैं, चाहे तो फैन को ज्यादा कर सकते हैं। तो ऐसे ही ब्रिटेन की जो ये कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, भाई ये बेकाबू ना हो जाए, इसके लिए यहां पर कुछ एक्ट बनाना बहुत जरूरी है। मैम ये पार्टनर्स कंट्री है या पर्सन? पर्सन डॉली, कंट्री नहीं बेटा, पार्टनर्स पर्सन है, व्यक्ति हैं। ठीक है, अब देखो यहां से क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं लता। तो आप कहेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर पारित हुआ था। इस एक्ट को किस समिति की सिफारिश पर? तो मैम सीक्रेट कमेटी की रिकमेंडेशन पर पास किया गया था। किसने? कि कौन बना रहा है एक्ट? ब्रिटिश संसद। ब्रिटिश संसद ने पारित किया था मैम, ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्योंकि यहां पर अभी जो सरकार है, मतलब यहां पे जो शासन है वो अंग्रेजों का है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो आप कहेंगे कि मैम इसको जो एक्ट है इसको किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर
पास किया गया था, तो सीक्रेट कमेटी की रिकमेंडेशन पर पास किया गया था ब्रिटिश संसद द्वारा, और यह कंपनी को कंट्रोल करने के लिए पास किया जाने वाला पहला एक्ट था। और इस एक्ट की जब हम बच्चे बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो एक्ट आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसका उद्देश्य क्या है, या जो एक्ट आ रहे हैं इनका उद्देश्य क्या है? तो एक उद्देश्य है कंपनी को कंट्रोल करना मतलब नियंत्रित रखना, और दूसरा कंपनी में भ्रष्टाचार को खत्म करना, यानी जो करप्शन हो रहा है कंपनी में भ्रष्टाचार समाप्त करना। ये दोनों ही काम करने थे, क्योंकि कंपनी के अंदर करप्शन बहुत ज्यादा था। तो ये सब चीजें खत्म की जा सके, कंपनी को कंट्रोल में रखा जा सके, इसके लिए ये एक्ट पास किए जा रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उन पर ही ज्यादा फोकस करेंगे। अब देखो, इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी के कार्यों को भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना था। लिखवाया मैंने उद्देश्य भी आपको। बेटा पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही तो है राजा, कैसी बातें कर रहे हो? ध्यान से देखो, इंग्लिश भी लिखी है। मतलब मेनली क्या है? कंपनी को कंट्रोल करना। ठीक है, अब कंपनी के संपूर्ण प्रशासन में दो संस्थाएं हैं। कौन कौन सी? एक तो निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। पहली संस्था का नाम क्या है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, या कई बार इसको कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और दूसरी का नाम है स्वतधारी मंडल या हितधारकों का मंडल। हितधारकों का मंडल हिंदी में इसको कहेंगे। यानी इन दोनों के हाथों में क्या है? कंपनी का टोटल एडमिनिस्ट्रेशन है, और ये कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए बनाना जरूरी था। तो ये ध्यान रखेंगे किस किस के हाथ में है। अब देखो यहां पे आगे देखो, अब ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, स्टार्टिंग में शुरुआत में इनका कार्यकाल कितना था इनका? यानी कि टेन्योर। तो जब ये कंपनी बनी तो इनका टेन्योर रखा गया था 1 वर्ष। कितना रखा गया था? 1 वर्ष। इसे बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया। इसे बढ़ाकर कितना कर दिया? 4 वर्ष। ये पहला पॉइंट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कार्यकाल को बढ़ाकर 1 वर्ष से 4 वर्ष कर दिया गया था। इसमें कितने सदस्य थे? तो मैम इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में टोटल 24 सदस्य थे। 24 सदस्य, जिसमें कहा गया कि 1/4 मेंबर्स, 1/4 सदस्य प्रत्येक वर्ष यानी एवरी ईयर रिटायर होंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में 1 वर्ष बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। 24 सदस्य थे, 1/4 आपके सदस्य प्रतिवर्ष रिटायर होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। ये आपका हुआ यहां पे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या थे, ये इसमें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद बच्चा देखो नीचे क्या लिखा है, मतलब वही चीज लिखी है जो मैंने आपको बताया। निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कार्यावधि 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की कुल सदस्य संख्या 24 में से 1/4 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। वही चीज आपकी जो मैंने लिखकर बताई है नेक्स्ट स्लाइड पर बाइलिंगुअल फॉर्म में लिखी हुई है। ठीक है, अब यहां पे सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो आता है वो आता है बेटा जी गवर्नर जनरल से। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं यहां पर कि यहां देखो कैसे समझना है। लिखा है
बंगाल यानी कि कलकत्ता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी जो एक दूसरे से स्वतंत्र थी। इस अधिनियम द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन करके बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी प्यारे बच्चे, जिस व्यक्ति को अभी एक आप नाम देते थे बंगाल का गवर्नर, तो बंगाल का गवर्नर की जगह ये क्या बन गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या लग गया इसके नाम के आगे? गवर्नर जनरल, जनरल लग गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और यह कह दिया कि ये जो बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, ये पता है क्या करेगा? अभी तक ये केवल बंगाल के लिए कानून बनाता था, अब ये बंगाल के साथ साथ किस किस को एक कर दिया गया है? तो मैम हम कह सकते हैं मद्रास और बंबई के लिए भी कानून बनाएगा। यानी मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसीज को बंगाल के अधीन यानी कलकत्ता के अधीन कर दिया गया। मतलब ये तीनों पहले अलग अलग थीं, तीनों को एक जगह कर दिया गया और इसका हेड किसको बना दिया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। और आपका फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो था बेटा जी वॉरेन हेस्टिंग्स। ये क्वेश्चन भी बनता है, वॉरेन हेस्टिंग्स। पूछा जाता है किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, या पूछा जाता है कि किस अधिनियम भारत का बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो अब तीनों प्रेसिडेंसी पे किसका कंट्रोल हो गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का। पहले ये तीनों अलग अलग थी, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा इन तीनों को एक कर दिया गया, यानी बंगाल के अधीन कर दी गई आपकी मद्रास और बंबई। आगे चलें। अब भाई इस बंगाल के गवर्नर जनरल का अभी केवल बंगाल को हैंडल करना काम था, लेकिन अब ये मुंबई और मद्रास को भी कर रहा है। तो जब ये मुंबई और मद्रास को कर रहा है, मतलब मैम इसका काम बढ़ गया। तो बढ़ गया तो इसको हेल्प करने के लिए कुछ लोग दे दिए गए, जैसे शक्तियों को गवर्नर जनरल तथा उसके 4 सदस्यीय परिषद को सौंप दिया गया। यानी बेटा जो आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, ठीक है, इसकी हेल्प करने के लिए, इसकी सहायता के लिए क्या बनाई गई? 4 सदस्यीय परिषद, 4 मेंबर्स की एक काउंसिल बनाई गई जो इसको इसके कार्यों में हेल्प करेगी, जो मैम इसके कार्यों में इसको हेल्प करेगी। अब ये 4 सदस्य कौन थे? पहला लिखना फिलिप फ्रांसिस, फिलिप फ्रांसिस मानसन, बरवेल, फिलिप फ्रांसिस, मानसन, बरवेल और क्लेवरिंग, ये 4 सदस्य इसमें शामिल हुए। नाम याद रख सकते हो रख लो, वरना बहुत जरूरी नहीं है। वॉरेन हेस्टिंग्स को प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। कहां का? बंगाल का। कंफ्यूज मत हो जाना। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। इस अधिनियम से और आपका एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। देखो कार्यकारिणी परिषद के लिखा है ना, कार्यकारिणी परिषद के अन्य 4 सदस्य थे फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन एवं बरवेल। सब लिखा है पीडीएफ में। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। किस एक्ट के अकॉर्डिंग? 1773 के अधिनियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 1773। एक सुप्रीम कोर्ट आपका बना कलकत्ता में। कब स्थापित हुआ? 1774 में।
और बेटा जी इस कोर्ट में एक आपके चीफ जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश, जिनका नाम क्या है? एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे। और 3 अन्य न्यायाधीश थे, 3 अदर जजेस। कौन कौन? लेमिस्टर, ऐसे लिखना, चैम्बर्स, लिमिस्टर एंड हाइड। ये आपके 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट कहां पर बना था? कलकत्ता में। मानसी लिखना आपको पीडीएफ से ही है, हाथ से केवल आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है, समझने की कोशिश करें कि हाथ से क्यों लिखा जा रहा है, समझाने के लिए, लिखने के लिए नहीं। आप लिखें केवल पीडीएफ से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तीनों के नाम यहां लिखे हैं। सर एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य चैम्बर्स, लिमिस्टर एवं हाइड को न्यायाधीश बनाया गया। आगे देखो क्या लिखा है। कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए बिना निजी व्यापार यानी कि प्राइवेट बिजनेस करने तथा भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया। इस एक्ट में कहा गया कि जो भी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, अगर उन्हें अपना कोई पर्सनल बिजनेस करना है तो उनको पहले लाइसेंस लेना होगा, क्योंकि भाई आप कंपनी के एम्प्लॉय हो और भारतीयों से जो आप गिफ्ट लेते हो, रिश्वत लेते हो, अगर ये लेते हुए पकड़े गए तो कंपनी से बाहर कर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? करप्शन को रोकना, भ्रष्टाचार को रोकना। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया था। और प्यारे बच्चे, ये प्रवर समिति की सिफारिश पर, प्रवर समिति के अध्यक्ष कौन थे? एडमंड बर्ग। प्रवर समिति के अध्यक्ष एडमंड बर्ग के सुझाव पर इस एक्ट को पास किया था ब्रिटेन की संसद ने। ठीक है, अब इस एक्ट को मैं आपको बता दूं, इस एक्ट का अगर हम बात करते हैं तो उद्देश्य क्या है? तो बेटा इसका उद्देश्य था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को समाप्त करना, यही इसका ऑब्जेक्टिव था। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए आपका ये एक्ट लाया गया था। इसे क्या कहते हैं? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। यह एक एक्ट का, इसका एक नाम और है बंगाल जुडिकेचर अधिनियम भी इसको कहते हैं। बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781, ये भी इसी का नाम है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ। सबसे पहले कलकत्ता की सरकार को, ध्यान से सुनना, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। अभी तक क्या पढ़ा हमने पीछे? मैम अभी हमने पढ़ा कि बंगाल की सरकार क्या करेगी? बंगाल की सरकार मद्रास और मद्रास और बंबई के लिए कानून बनाएगी। लेकिन इसमें 2 को और जोड़ दिया गया, बिहार और उड़ीसा, कि अब बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून कौन बनाएगी? बंगाल या कलकत्ता की सरकार। तो 2 प्रेसिडेंसी जोड़ी गई थी 1773 में और 2 आपके जोड़े गए यहां पर 1781 में। यानी इन सब के लिए कानून कौन बनाएगा? कलकत्ता की सरकार। ठीक है,
ये आपका पहला काम यहां किया गया, विधि बनाने के अधिकार को और बढ़ा दिया गया। मतलब लगातार यहां पे क्या हो रही हैं, लगातार यहां पे शक्तियां बढ़ रही हैं गवर्नर जनरल की। और जब किसी की शक्तियां हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं तो फिर क्या होता है, शक्तियों का दुरुपयोग होता है। बेटा कोई क्लास नहीं है आज आपकी, मुझे पता था कि कोई क्लास नहीं है एप्लीकेशन पे, तभी मैंने ये क्लास इस समय लगवाई है। कोई क्लास नहीं है आपकी एप्लीकेशन पे, कोई क्लास है यूट्यूब पर है तो बेटा आप या तो वो ले लो या ये ले लो, क्योंकि मुझे आज ये खत्म करना है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई एक क्लास ले लीजिए। अगर आपको वो लाइव लेनी है तो आप वो लाइव ले लीजिए, इसको रिकॉर्डेड देख लेना। अगर वो आपको लाइव नहीं लेनी, ये लेनी है, तो इसको लाइव ले लो, उसको रिकॉर्डेड देख लेना। ठीक है, आगे देखिए। गवर्नर जनरल इन काउंसिल। गवर्नर जनरल इन काउंसिल कौन थी? जो गवर्नर जनरल की 4 लोगों की परिषद बनाई गई थी। ठीक है, तो गवर्नर जनरल काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। यानी यह कहा गया कि गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिल है, भाई एक गवर्नर जनरल और 4 अन्य सदस्य, अगर ये कोई भी काम करेंगे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, यह आपको ध्यान रखना है। ये किसने कहा? तो ये 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कहा गया कि भैया ये किसी भी तरीके से गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल जो भी काम करेगी, यहां पर ये उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। फिर आया बेटा जी आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। फिर आया आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब ये किस एक्ट की कमियों को दूर करेगा मैम? 1781। 1781 के एक्ट में जो भी कमियां थीं उनको ये दूर करेगा एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये क्लास लगभग आप मान के चलो कि 5 बजे खत्म होगी। ठीक है, आगे चलिए। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया। अभी तक कंपनी क्या कर रही थी कि खुद ही कंपनी आपके कॉमर्शियल फंक्शन भी कर रही थी, मतलब कॉमर्शियल एक्टिविटीज भी और आपके पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी। तो बोला भाई ये बात गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉमर्शियल फंक्शंस और आपके पॉलिटिकल फंक्शंस या एक्टिविटीज उनको अलग अलग करो। तो यहां पे क्या किया? राजनीतिक कार्यों और अगर हम बात करते हैं तो आपके व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया। और जब अलग किया तो जो व्यापारिक क्रियाकलाप थे उनको कंपनी के निदेशकों को दे दिया, निदेशक मंडल को दे दिया, यानी डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी निदेशकों के हाथ में दे दिया, जिसे हम कह सकते हैं कि आपकी कंपनी के जो व्यापारिक क्रियाकलाप हैं इन्हें किसको दे दिया? इन्हें दे दिया निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि आज से जो भी कंपनी के व्यापारिक कार्य हैं उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे। ऐसा नहीं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सबको देखेंगे। और जो पॉलिटिकल फंक्शंस हैं वो दे दिए जाएंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। राजनीतिक क्रियाकलाप, इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। तो हम कह सकते हैं कि मैम यहां पे क्या किया गया? व्यापारिक और जो राजनीतिक कार्य हैं, ठीक है, कार्य हैं, इनको कर दिया अलग अलग। व्यापारिक क्या कार्य किसको दे दिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, यानी निदेशक मंडल को। और ये किसको दे दिए मैम? ये दे दिए आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसमें 6 सदस्य होंगे, जिसमें 6 सदस्य होंगे। ठीक है,
अब इस एक्ट में एक चीज और की गई, वो अगले अब पढ़ने वाली है। गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या को 4 से कम करके 3 कर दिया गया। गवर्नर जनरल की हेल्प करने के लिए कितने मेंबर्स की काउंसिल बनी थी मैम? 4। इसमें कहा गया 4 की जरूरत नहीं है, 3 कर दो। 4 से कितने सदस्य रह गए? 3। ये ध्यान रखिएगा, 4 से कितने सदस्य रह गए मैम? 3। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए क्या लिखा है। गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों, ये प्रांतीय सरकार आप किसको कह रहे हैं इस समय? जैसे मैम इस समय हम जिन्हें राज्य सरकार कहते हैं, जिन्हें हम राज्य सरकार कहते हैं, उन्हें ही हम इस समय पर प्रांतीय सरकारें कह रहे हैं, क्योंकि प्रांत को आज राज्य कहा जाता है। ठीक है, तो गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार इस अधिनियम द्वारा दिया गया। मतलब कहा गया कि अगर गवर्नर जनरल चाहे तो वो किसी भी प्रांत की जो सरकार है उसको डिसमिस कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है। अब आप पता है देख रहे हो क्या, लगातार गवर्नर जनरल की शक्तियां बढ़ रही हैं, उसके अधिकार बढ़ रहे हैं, और जिस तरीके से शक्तियां बढ़ रही हैं उसका मिसबिहेव करना, उसका करप्शन करना, उसका शक्तियों का दुरुपयोग करना लाजमी है। ठीक है, यानी प्रांतीय सरकारों के ऊपर किसको बिठा दिया? गवर्नर जनरल को। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक चीज और की गई है, वो लिखा नहीं है, मैं लिख देती हूं इस पॉइंट को। देखो, कहा गया कि डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी की स्वीकृति के बिना, यानी विदाउट परमिशन, स्वीकृति के बिना गवर्नर जनरल डायरेक्टर ऑफ कंपनी की स्वीकृति के बिना गवर्नर जनरल भारतीय राजाओं से, यानी जो इंडियन किंग्स हैं, भारतीय राजाओं से ना तो युद्ध करेगा और ना ही संधि करेगा, लेकिन क्या ये रुकने वाला था? नहीं, ये तो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, ये तो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था मैम। ठीक है, अब आइए 1813 का अधिनियम इंपॉर्टेंट है। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा, मतलब अनुमति, मतलब अलाउड कर दिया गया। अब मैम ये ईसाई मिशनरी कौन है, ये क्रिश्चियन मिशनरी कौन है? आपको ध्यान रखना है कि ईसाई मिशनरी वो लोग थे जो जगह जगह पर जाकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। जैसे हिंदू धर्म होता है, मुस्लिम धर्म होता है, ऐसे ही ईसाई धर्म होता है। तो ये जो अंग्रेज थे ये ज्यादातर कौन थे? क्रिश्चियन, ईसाई थे। तो यहां पर ईसाई मिशनरियों को ये परमिशन दे दी गई इस अधिनियम में कि आप भारत में जाकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। लेकिन इन्होंने केवल प्रचार प्रसार नहीं किया, इन्होंने तो भारत में आकर जबरदस्ती लोगों का धर्म परिवर्तन भी किया। यानी हर एक चीज का इन्होंने क्या किया? फायदा उठाया। तो 1813 के अधिनियम के द्वारा क्या कर दिया गया प्यारे बच्चे? ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर आप कह सकते हो कि धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई थी। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या लिखा है।
आगे लिखा है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर सभी ब्रिटिश जनों को व्यापार का अधिकार प्रदान किया गया, किंतु चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। इसका क्या मतलब है मैम? इसका क्या मतलब है मैम? इसका मतलब है बेटा सीधा सा, और मतलब यह है कि अभी तक जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उसने एक मोनोपोली बनाई, एक एकाधिकार बनाया कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार अगर कोई करेगा तो ब्रिटेन में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और कोई कंपनी या कोई और ब्रिटिश नहीं करेगा। लेकिन जब यह एक्ट आया 1813 का अधिनियम, तो इस एक्ट ने क्या किया? इस एक्ट ने इसकी मोनोपोली को खत्म कर दिया कि ना भैया और भी लोग व्यापार कर सकते हैं, अकेले आप नहीं करोगे। लेकिन अभी दो चीजों पर एकाधिकार रहा, एक तो चाइना के साथ इसका जो व्यापार होता था और एक जो चाय का व्यापार होता था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली पूरी तरीके से कब खत्म होगी? 1833 के एक्ट में। यहां मोनोपोली खत्म तो हुई है, लेकिन अभी दो चीजों पर बनी हुई है, चाइना के साथ व्यापार पर और चाय के जो चाय का व्यापार है उस पर। चाइना और चाय, चाइना एक देश है, चाय जो आप घर में सुबह सुबह पीते हैं या शाम में भी पीते हैं। तो इन दोनों पर अभी मोनोपोली है। पूरी तरीके से मोनोपोली कब खत्म होगी? 1833 के अधिनियम में। ठीक है, आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत पूछा जाता है। भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। यानी अब से जो हमारी अंग्रेजी सरकार इस समय शासन कर रही थी भारत में, उन्होंने कहा कि हम भारतीयों की शिक्षा के लिए क्या करेंगे? हम भारतीयों की शिक्षा के लिए आपका प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। और यह बात किस अधिनियम में थी? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है। 1813 का अधिनियम। आइए, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अभी तक जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, अब वो बनेगा भारत का गवर्नर जनरल। देखो, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कहा गया कि अब केवल बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार और उड़ीसा के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए आप अकेले काम करोगे। राकेश बेटा, उस समय 1 लाख रुपए बहुत थे। ठीक है, और ये इतना खर्च कर रहे थे, यही बहुत बड़ी बात थी। आगे आ जाओ। तो बंगाल के गवर्नर जनरल अब क्या बन गया? संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल। यानी हम कह सकते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना था? तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल आप पढ़ोगे इतिहास में, हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है ये। देखो लिखा है, गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया कि अब से केवल आप पूरे भारत के लिए कानून बनाओगे, केवल बंबई, मद्रास, बिहार और उड़ीसा या बंगाल के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए। ठीक है, शक्तियां और बढ़ गई। अब देखो, अभी आपने पढ़ा कि सदस्यों की संख्या गवर्नर जनरल की काउंसिल में 4 से घटाकर 3 की गई थी, अब वापस 4 कर दी जाएगी। अब वापस कितनी कर दी जाएगी? 4। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। यानी 3 से फिर कितने हो गए? 3 से मैम फिर 4 हो गए।
पहले 4 थे, फिर 3 किए गए, अब फिर 4 हो गए, लेकिन चौथा सदस्य यहां पे कंडीशन जोड़ दी कि विधि सदस्य होना चाहिए। और विधि सदस्य के लिए यह बोला कि जो चौथा सदस्य है उसे, मतलब जो चौथा सदस्य है, जो चौथा सदस्य होगा उसे केवल इतना अधिकार है कि वो परिषद की बैठकों में भाग ले सकता है, लेकिन उसे मतदान का अधिकार नहीं दिया, मतलब पूर्ण सदस्य का दर्जा नहीं दिया गया था। विधि सदस्य परिषद की बैठकों में भाग तो ले सकता था, लेकिन मतदान नहीं कर सकता था। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब देखो क्या लिखा है, जो लाइन मैंने भी पीछे बताई थी। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया। अब देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, चाय तथा चीन के साथ व्यापार सहित। 1813 में एकाधिकार दो चीजों पर था, चाय के साथ और चाइना के साथ, लेकिन यहां पे बोला किसी के साथ एकाधिकार नहीं है। अब हर जगह ब्रिटेन के और लोग व्यापार कर सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई मोनोपोली नहीं रहेगी, कोई एकाधिकार नहीं रहेगा, खत्म करो सारे एकाधिकार। आगे देखिए, 1834 में मैकाले, लॉर्ड नहीं बोलूंगी मैं, मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि विधि आयोग का गठन पहली बार कब किया गया, 1834 में। अध्यक्ष कौन था, मैकाले, और कितने सदस्य थे उसमें, 4 सदस्य। ठीक है, तो आपका पहला विधि आयोग कब बना था, 1834 में। अध्यक्ष कौन था, मैकाले। अन्य सदस्य कितने थे, 4। अब देखो यहां पे और क्या लिखा है, आपको पता है, आप एक आर्टिकल पढ़ते हो, आर्टिकल 16। वो कहता है आर्टिकल 16 की भैया सरकारी नौकरियों में सबको क्या देना है, आपको सबको समानता। यह काम 1833 के अधिनियम में भी किया गया था। कंपनी के लिए जब अधिनियम बन रहा था तो इसमें क्या लिखा था, देखो क्या लिखा है बेटा। लॉर्ड का मतलब पता है तुम्हें क्या होता है, भगवान मानते थे ये खुद को। भगवान छोड़ो, ये इंसान कहलाने लायक नहीं है, और मैं इनकी रिस्पेक्ट कभी नहीं कर सकती, मुझे माफ करो। इतना इन्होंने भारत में अत्याचार किया लोगों पे कि हम और आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, मतलब सोच नहीं सकते हैं इस हद तक। और इन्हें हम लॉर्ड कहें, क्लास में कुछ मर्यादाएं हैं, उनको रखना पड़ता है, वरना इनकी रिस्पेक्ट की बात कर रहे हो आप, इन्हें पढ़ाने का भी मन नहीं करता। आगे देखो, कंपनी के अधीन सरकारी पदों के चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूलवंश या रंग के आधार पर अयोग्य ना ठहराए जाने का उपबंध। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहां पे ये बोला गया कि किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, भेदभाव नहीं करना। किसमें, जो कंपनी के अंदर सरकारी पद हैं। जैसे आज सरकारी नौकरी निकलती हैं, चाहे कोई काला है या गोरा है, लड़का है या लड़की है, ठीक है, किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, सब भरते हैं ना फॉर्म। अगर उनके पास एलिजिबिलिटी है, अगर उनके पास वो योग्यता है, तो हम धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और उद्भव एवं निवास के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते सरकारी नौकरियों में। लेकिन यहां पे कितने ग्राउंड हैं, यहां पे 4, कि धर्म के आधार पर नहीं करना, जन्म स्थान के आधार पर नहीं करना, मूलवंश के आधार पर नहीं करना और रंग के आधार पर नहीं करना। ये सब दिखावटी बातें हैं। इन्होंने कभी भी कंपनी के अंदर भारतीयों को उच्च पद नहीं दिए, इन्होंने कभी भी भारतीयों को अपने समान नहीं समझा। इन्होंने रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, ठीक है, जन्म स्थान के आधार पर, हमारे वंश के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बातें हैं, दिखावे की बात। अगर ये इतने अच्छे होते, इतना सब कुछ होता, तो कभी भी हम अंग्रेजों से इतने दुखी ही नहीं होते। और हम इन्हें ये नहीं कहते आज कि हम इन्हें रिस्पेक्ट नहीं देंगे। अगर ये अच्छा काम करते तो हम कहते हैं हम इन्हें रिस्पेक्ट देंगे।
तो ये सिर्फ लिखने की बातें हैं। इन्होंने कहा भ्रष्टाचार नहीं होगा, लेकिन भ्रष्टाचार हुआ, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को खा गई है। तो ये प्रोविजंस तो हैं, कानून तो हैं, लेकिन पालन कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आइए 1853 का राजलेख, गैजेट ऑफ 1853। अब देखो यहां पे क्या किया गया। इसमें क्या किया गया देखो, इस अधिनियम द्वारा विधायी कार्य, मतलब विधायी कार्य क्या होते हैं, जिसके तहत मैम कानून बनाए जाते हैं, जिन्हें हम लीगल फंक्शन या लेजिस्लेचर फंक्शंस कहते हैं। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। जैसे आपके पॉलिटिकल और आपके कॉमर्शियल फंक्शन अलग किए गए थे, ऐसे ही यहां पर लेजिस्लेचर फंक्शंस और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को सेपरेट किया गया। ठीक है, और कहा गया कि विधि निर्माण के लिए भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की जाएगी। यानी हम यह कह सकते हैं कि विधि निर्माण का काम कौन करेगा मैम, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल करेगी। इसमें कितने सदस्य होंगे, 12 सदस्य। कितने सदस्य होंगे, 12 सदस्य। ठीक है, यह बोला गया इसमें। और विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद में पूर्ण सदस्य बनाया। पूर्ण सदस्य मतलब अब मैम यहां पर इसे मतदान का अधिकार भी मिल गया। अभी तक मतदान का अधिकार नहीं था, लेकिन अब मिल गया क्योंकि ये पूर्ण सदस्य बन गया। आगे देखिए, कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी, नामजदगी क्या होता है मैम, रिक्वायरमेंट। The requirement of the company employees was of competitive exam instead of nominations. नामजदगी मतलब मैम जिसको हम कहते हैं मनोनीत करना, नॉमिनेशंस। तो इसमें कहा गया कि अब नॉमिनेशन के थ्रू अपॉइंटमेंट नहीं होगी, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की शुरुआत की गई, जैसे आज होते हैं। अब आप किसकी तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो इनकी शुरुआत कब हुई, एक्ट ऑफ 1853 में। नॉमिनेशंस को खत्म किया गया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को शुरू किया गया। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या को 24 से कम करके 18 कर दिया गया। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अब कितने मेंबर हो गए, 18। अब हम कह सकते हैं कि ये हमारे कौन से एक्ट खत्म हुए, 1773 से 1853 तक। कब तक, यहां तक क्या था, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। और अब हम पढ़ेंगे जब भारत में शुरू हो रहा है ब्रिटिश क्राउन का शासन, भारत सरकार अधिनियम 1858। अब कंपनी शासन नहीं कर रही, बल्कि ब्रिटिश क्राउन यानी कि महारानी का भारत में डायरेक्ट शासन शुरू हो रहा है। और ऐसा क्यों हुआ, तो आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा इतिहास में लेकर जाऊंगी। बेटा जी 1857 की क्रांति हुई और उस क्रांति में इतना ज्यादा लोगों का आक्रोश यहां पे अंग्रेजों के प्रति देखने के लिए मिला और उसके लिए जिम्मेदार माना गया किसको, गवर्नर जनरल को। तो उसकी शक्ति भी कम होंगी और साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को।
कि इसने सही तरीके से शासन नहीं किया, इसने गलत तरीके से शासन किया है, इसलिए इसके शासन को खत्म करो और ब्रिटिश क्राउन के शासन को शुरू करो। तो 1857 की क्रांति जैसी घटना इतिहास में दोबारा ना हो, इसके लिए 1858 का अधिनियम लाया गया और इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय बनाया गया और साथ साथ गवर्नर जनरल पर अभी तक किसी का कंट्रोल नहीं था, उसके ऊपर एक भारत सचिव नाम का व्यक्ति बिठाया गया कि अब तुम जो भी करोगे इसकी परमिशन से करोगे, इसकी परमिशन के बिना कुछ नहीं करोगे। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 जब आ रहा है तो भारत में किसका शासन शुरू हो रहा है? ब्रिटिश क्राउन, यानी डायरेक्टली अब यहां पर महारानी या राजा का शासन होगा। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1858, इस कानून के द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया और उसको ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। यानी इस एक्ट में क्या हुआ? कंपनी का शासन खत्म और ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू। कारण क्या था? 1857 का विद्रोह। नेक्स्ट, अब जब यह काम किया गया कि भाई भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म होगा और ब्रिटिश क्राउन का शुरू होगा, तो इसकी घोषणा किसने करवाई और घोषणा किसने की थी? यह कार्य महारानी विक्टोरिया की एक राजकीय घोषणा द्वारा किया गया, जिसे भारत के प्रथम वायसराय कैनिंग ने इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को उद्घोषित किया। यानी अभी तक जो था भारत का गवर्नर जनरल, वो कौन बन गया? भारत का वायसराय। और प्रथम वायसराय कौन बना है मैम? प्रथम बन गया कैनिंग। और कैनिंग ने ही महारानी विक्टोरिया की तरफ से इलाहाबाद, जिसको आज हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, उनकी तरफ से एक राजकीय घोषणा को उसने पढ़ के बताया 1 नवंबर 1858 को कि आज से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म होता है और डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू होता है। तो घोषणा किसने की? कैनिंग ने। किसके कहने पर? महारानी विक्टोरिया के कहने पर। कब? 1 नवंबर 1858। कहां पर? प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में। अब देखो और क्या होगा। इस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म कर दिया जाएगा और इनके अधिकार भारत सचिव को दे दिए जाएंगे। निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया। उनके समस्त अधिकार भारत राज्य सचिव को दिए गए। यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो क्या ये कोई इंडियन था मैम? नहीं, इसका नाम जरूर भारत राज्य सचिव है, लेकिन बेटा ये व्यक्ति एक अंग्रेज था, अंग्रेज बनता था और ये भारत में नहीं, ये लंदन में बैठता था। लेकिन इसको सैलरी कहां से मिलती थी? भारत से। ऐसी थोड़ी लूटा है इन्होंने, ऐसे लूटा है हमें। अब ये जब लंदन में बैठा है तो इसका यहां से सैलरी लेने का क्या मतलब? लेकिन सैलरी यहीं से मिलेगी। और इसकी मदद करने के लिए, क्योंकि इसको बहुत सारा काम दे दिया है, तो इसकी मदद करने के लिए भी यहां पे कुछ लोग होंगे, उनको क्या कहते हैं? चलिए उसके बारे में भी पढ़ते हैं। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक सभा, भारत परिषद, इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तो कितने सदस्य इसकी मदद के लिए रखे गए? 15। और नाम क्या दिया गया? भारत परिषद। नाम क्या दिया गया बेटा जी? भारत परिषद। अब इनको सैलरी भी दी जाएगी जब ये काम करेंगे। तो देखो अब यहां पे ध्यान से देखेंगे कि गवर्नर जनरल जो है, देखो क्या लिखा है,
गवर्नर जनरल भारत में ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगा और इस कारण उसे वायसराय कहा जाने लगा। मैम अब ये प्रतिनिधि कौन होता है? रिप्रेजेंटेटिव। जैसे आपके रिप्रेजेंटेटिव कौन है? एमपी एमएलए। हम जब चाहे अपने वोट के द्वारा क्या कर सकते हैं? एमपी एमएलए को हटा सकते हैं, मतलब उस सरकार को हटा सकते हैं जिसे हम पसंद नहीं करते। तो एमपी एमएलए जो बनते हैं वो किसके सहयोग से? जनता के सहयोग से। तो वो तुम्हारे प्रतिनिधि हैं, तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। ऐसे यहां पे इसका प्रतिनिधि कौन है? अब आपकी ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि कौन है? गवर्नर जनरल। लेकिन गवर्नर जनरल अब उसका प्रतिनिधि हो गया। अब तक इंडिपेंडेंट था, जो चाहे वो कर सकता था, लेकिन अब उसे क्या कहा जाने लगा? वायसराय। क्योंकि मैम अब वो केवल एक रिप्रेजेंटेटिव था। और इस वायसराय से यह भी कहा गया कि जो भी काम करोगे वो काम तुम्हें करने होंगे भारत सचिव से पूछकर। यानी भारत सचिव को इसके सर पे बिठा दिया तो मैम भारत सचिव आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा? नहीं, भारत सचिव आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके ऊपर डायरेक्ट महारानी बैठी है, उसे डायरेक्ट महारानी को रिपोर्ट करना है। ठीक है दुष्यंत बेटा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कहोगे तो करा दूंगी। थोड़ा इतना कॉपी पेस्ट मत किया करो बेटा प्लीज। ठीक है, आप देखो यहां पे ये बात आई, आगे देखो। अगर हम बात करते हैं तो यहां पे क्या कर दिया गया? 1858 का अधिनियम, ये हो गया बैठक। अच्छा, और एक चीज और लिखना, भारत सचिव, ठीक है, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, और इसकी जो ये आपकी जो इसकी सहायता के लिए परिषद बनाई है, भारत परिषद के सदस्य। इनको जो वेतन दिया जाएगा वो कहां से दिया जाएगा? तो मैंने आपको बताया था कि इंडियन रेवेन्यू से, भारतीय राजस्व से। इंडियन रेवेन्यू यानी भारतीय राजस्व से। यह भी इस एक्ट में बोला गया। अब देखो, एक लिखना है इसमें पॉइंट, 1861 में भारत का पहला बजट पेश किया गया। पहला बजट पेश किसने किया? जेम्स विल्सन। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? फादर ऑफ बजट। ये लिखवाया हुआ है मैंने। और इस लिखना 1861 में क्या आया था? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, जिसके तहत 1862 में 3 हाई कोर्ट स्थापित किए गए थे। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए यहां लिखवा दिए हैं। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये आपके अलग से लिखवाए हैं मैंने। और अब हम इसके बाद पढ़ेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1861।
अब देखो इसमें पहला वाला क्या है बेटा, एक्ट जो आया था वो 1861 में आया था, लेकिन स्थापित हुए थे 1862 में। सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में भागीदारी बनाने का प्रयत्न किया गया। पहली बार यह कहा गया कि भारतीय भी प्रशासन में भाग लेंगे। किस अधिनियम के तहत? 1861। गवर्नर जनरल को विधायी कार्यों हेतु नए प्रांत के निर्माण का तथा नवनिर्मित प्रांत में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। अब इस गवर्नर जनरल को आप क्या कह रहे हो? इसको मैम हम वायसराय कह रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगी और अब तुम्हें तुरंत समझ आएगा। फिर मुझे यह बताओ कि आज आपके यहां पर नए राज्यों की स्थापना, राज्यों की सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन और आपके यहां पर जो राज्य हैं उनके नाम में परिवर्तन कौन करता है आज के समय में? और आपके देश में कानून कौन बनाता है? तो मैम कानून, जल्दी बताओ, आंसर तुमसे ही लूंगी मैं, तभी तुम्हें समझ आएगा। बताइए जल्दी से, फटाफट। संसद। कौन करती है? संसद। इस समय कौन कर रहा है? गवर्नर जनरल, मतलब वायसराय। तो ये आपके नए प्रांत का निर्माण कर सकता है। अब जब नए प्रांत का निर्माण होगा तो कहा कि उसमें गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त कर सकता है। आज के समय में राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? इस समय सारा काम कौन कर रहा है? वायसराय। ये नए प्रांत बना सकता है, उन नए प्रांतों में गवर्नर जनरल या लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त कर सकता है। आज गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी बताओ। प्रेसिडेंट। वेरी गुड। आगे देखो, केंद्रीय कार्यकारिणी यानी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। 5वें सदस्य को विधिवेत्ता होना अनिवार्य कर दिया। मैंडेटरी क्या हो गया? कि वो सदस्य जूरिस्ट होना चाहिए, मतलब उसे विधियों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, उसे विधियों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। भारत परिषद को एक विधायी संस्था बना दिया गया, मतलब लेजिस्लेटिव बॉडी। ये वही भारत परिषद है जो भारत सचिव की हेल्प करने के लिए बनाई गई थी। गवर्नर जनरल यानी वायसराय को अपनी परिषद में 6 से 12 सदस्यों की वृद्धि करने का अधिकार दिया गया, जो सभी मनोनीत थे, मतलब नॉमिनेशन होगा यहां पर। और ये मिनिमम कितने? 6, और मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते थे इसमें? 12। और इसमें यह भी कहा गया कि अगर 6 रखोगे आप तो 3 और 12 रखोगे तो 6, मतलब आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था। अब जब गैर सरकारी किसमें? इस गवर्नर जनरल की परिषद में। अगर 6 हैं तो 3 सरकारी 3 गैर सरकारी, 12 रखोगे तो 6 सरकारी और 6 गैर सरकारी। गैर सरकारी क्यों? तभी तो भारतीय शामिल होंगे, तभी तो भारतीयों को पार्टिसिपेशन मिलेगा। आगे, वायसराय कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू किया, डिपार्टमेंट्स बनाने शुरू किए। और जब इसने डिपार्टमेंट बनाए, विभाग बनाए, तो डिपार्टमेंट में कौन होते हैं? मंत्री। तो जब मंत्री होते हैं तो इससे क्या होगा? भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। गवर्नर जनरल को संकटकालीन दशा में विधान परिषद की अनुमति के बगैर अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। बेटा ये जो गवर्नर जनरल यहां लिखा है, कंफ्यूज मत होना, ये वायसराय है।
आप चाहे वायसराय को या गवर्नर जनरल, ठीक है, एक ही बात है। अब अध्यादेश कौन जारी करता है, बताओ जल्दी। वर्तमान में अध्यादेश कौन कौन जारी करता है, आपसे मेरा प्रश्न है। बहुत बढ़िया, प्रेसिडेंट और गवर्नर, शाबाश। इस समय कौन करता था, इस समय गवर्नर जनरल मतलब वायसराय। एक्ट ऑफ 1892, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ। लेकिन बेटा जी अभी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन शुरू हुए हैं। इस अधिनियम में 1892 के अधिनियम में कैसा इलेक्शन शुरू हुआ, लिख लेना, भूल मत जाना कि निर्वाचन पद्धति शुरू तो हुई लेकिन इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू हुए हैं, अभी डायरेक्ट नहीं, लेकिन शुरुआत तो हुई। आगे एक तो यह विशेषता है। नेक्स्ट, भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और 6 दिन पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, किंतु मतदान करने का या अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। मतलब भारतीय सदस्य बजट पर चर्चा कर सकते थे, बहस मतलब डिबेट, 6 दिन का नोटिस देकर क्वेश्चन पूछ सकते थे, पर मतदान नहीं कर सकते थे। अनुपूरक प्रश्न मतलब सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, मैंने बताया था आपको। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का मतलब होता है कि जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, उस प्रश्न में से अगर हम कोई उत्तर पूछते हैं, उस प्रश्न के उत्तर में से हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसे कहते हैं अनुपूरक प्रश्न। कहा गया कि तुम प्रश्न पूछो, उत्तर मिलेगा, लेकिन तुम अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, मतलब आप आंसर में से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो यहां पे मतदान का अधिकार और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं एक्ट ऑफ 1892। नेक्स्ट, भारत परिषद अधिनियम 1909, इसका एक अन्य नाम है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। बहुत पूछा जाता है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किसका नाम है, तो 1909 के अधिनियम का। बेटा जी इस समय पर जो मार्ले है ये भारत सचिव था, और जो मिंटो है ये भारत का वायसराय था, भारत का वायसराय, भारत का वायसराय। इसमें क्या कहा गया देखो, केंद्रीय विधान परिषद, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अतिरिक्त सदस्य मतलब जो एडिशनल मेंबर्स होंगे की सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। यानी इसमें एडिशनल मेंबर्स कितने आएंगे, 60, अभी तक कितने थे 16 से बढ़ाकर कर दी 60। और सबसे बड़ी विशेषता इस अधिनियम की जो कई एग्जाम्स में आ चुकी है, मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। यानी मैम हम ये कह सकते हैं कि यहां पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डाल दी गई। और क्यों, ताकि ये लोग आपस में झगड़ें, आपस में लड़ाई करें और हम आराम से शासन करते रहें। इन लोगों ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया कि मुस्लिम्स को केवल मुस्लिम्स ही चुनेंगे, और हिंदुओं से पूरी तरीके से उनको अलग कर दिया।
और ये भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत और फूट डालो राज करो की नीति की शुरुआत हुई इस अधिनियम के द्वारा। ठीक है। और बेटा आपकी एक है भारत परिषद और एक है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद। ठीक है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, ये दो हैं। अब तक इसमें सब अंग्रेज थे, लेकिन इसमें अब भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया। अब इसमें भारतीय सदस्यों को शामिल कर लिया गया। जैसे अगर हम बात करते हैं तो दो भारतीय केसी गुप्ता जी और सैयद हुसैन बिलग्रामी जी को इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में नियुक्त किया गया और एसपी सिन्हा जी को वायसराय की कार्यकारिणी में एक विधिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया। और आप यहां देखोगे कि वायसराय की कार्यकारिणी में सम्मिलित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? एसपी सिन्हा जी। अभी तक इन दोनों में एक भी भारतीय नहीं था, ना भारत परिषद में और ना ही वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, लेकिन अब दोनों जगह पर भारतीयों को शामिल किया गया। ठीक है, केसी गुप्ता जी और सैयद हुसैन बिलग्रामी जी को भारत परिषद में और एसपी सिन्हा जी को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, इसे क्यों कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम? क्योंकि मॉन्टेग्यू भारत सचिव और चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया, मतलब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जैसे आज के समय आपकी मंत्रिपरिषद लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ऐसे ही आपके उस समय पर भी कहा गया कि भैया अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार बनो, गलत हो रहा है तो गलत को गलत स्वीकार करो। तो उत्तरदायी शासन रखो, अगर तुमसे गलती हो रही है तो जवाबदेही भी दो। ठीक है। अब भारत परिषद के सदस्यों की संख्या न्यूनतम मिनिमम 8 और अधिकतम 12 निश्चित की गई, यानी 15 से कितनी हो गई? अधिकतम 12, और मिनिमम कितनी? 8। 8 से कम नहीं और 12 से ज्यादा नहीं। ठीक है, आगे देखिए। इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। अभी आपके क्या शुरू हो गए? डायरेक्ट इलेक्शन। सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार हुआ और अभी तक ये केवल मुस्लिम्स के लिए था, अब इसे सिखों को दे दिया गया, ईसाइयों को दे दिया गया, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियों को भी दे दिया गया। लगातार सांप्रदायिकता को बढ़ाया गया, लगातार फूट डाली गई ताकि तुम लड़ते रहो और हम यहां पर शासन करते रहें। ठीक है। और एक चीज और देखना, महिलाओं को मतदान का अधिकार, महिलाओं को मतदान का अधिकार कब मिला था? 1921। 1921 में। एक मिनट, ये कौन बच्चा है? दिव्या पांडे। एंग्लो इंडियन क्या है? बहुत बढ़िया। पूरी रामायण खत्म हो गई और आपको ये नहीं पता कि आखिर सीता कौन था।
है ना, मतलब सीता लड़की थी या लड़का था। अब एंग्लो इंडियन लोकसभा में पढ़ा, विधानसभा में पढ़ा, पर आपको एंग्लो इंडियन नहीं पता। बहुत गलत बात है बेटा दिव्या कि कभी कभी क्लास में आ जाओ और पूछ लो कि भैया चलो ये पूछ लेते हैं आज चल के ये क्या है। एंग्लो इंडियन ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जिसके माता या पिता में से कोई एक अंग्रेज और एक भारतीय होता है। ठीक है, एक भारतीय और एक अंग्रेज से पैदा जो बच्चा होता है उसको कहते हैं एंग्लो इंडियन। एंग्लो मतलब अंग्रेज और इंडियन मतलब भारतीय। तो दोनों से मिलकर क्या बन गया? एंग्लो इंडियन। तो दोनों का बच्चा क्या बन गया? एंग्लो इंडियन। ठीक है, आगे देखिए। इस अधिनियम से केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका मतलब बाइकैमरल लेजिस्लेचर। द्विसदनीय विधायिका मतलब मैंने आपको बताया था कि जहां दो सदन होते हैं। तो केंद्र में दो सदन कब शुरू हुए? 1919 के अधिनियम द्वारा। जैसे एक आपका राज्य परिषद उच्च सदन और विधानसभा निम्न सदन। इस समय लोकसभा राज्यसभा नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। प्रांतों में द्वैध शासन डायर की रूल आ गया और भैया ये फेल हो गया। डायर की रूल का मतलब था कि यहां पर जो आपके प्रांतीय विषय थे, प्रांतीय विषय, इन्हें दो भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया और इनको बांटकर इनकी जिम्मेदारी अलग अलग लोगों को दे दी। अब यह सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, जैसे कौन कौन से दो भागों में? तो मैम एक तो थे सुरक्षित या आरक्षित विषय यानी कि रिजर्व्ड, और एक थे हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफर्ड। दो भागों में बांट दिया, जिसमें से अगर हम बात करते हैं सुरक्षित या आरक्षित में, जैसे पुलिस, न्याय, वित्त, ठीक है, ये सब किस में आ गए? आरक्षित में। और आपके हस्तांतरित में स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य मतलब एजुकेशन, हेल्थ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये सब किस में आ गए? ये सब आपके हस्तांतरित विषय में आ गए। लेकिन ये फेल हो गया। बांटा तो ये, लेकिन ये फेल हो गया। ठीक है, दो भागों में बांट दिया गया। आगे देखो, सुरक्षित विषय जैसे राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस आदि। हस्तांतरित विषय जैसे स्थानीय स्वशासन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। द्वैध शासन के जन्मदाता लियोनिल कार्टिस थे। इन्होंने अपनी पुस्तक डायरकी में द्वैध शासन का वर्णन किया था। तो द्वैध शासन की शुरुआत सबसे पहले कहां हुई थी? प्रांतों में। और बाइकैमरल की मैम सेंटर में। बाइकैमरल की बेटा जी सेंटर में। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट लास्ट एक्ट पढ़ेंगे हम। एक लाइन और है इसमें, केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। मतलब राज्य का और केंद्र का अलग अलग बजट हो गया, अभी तक एक ही था। प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए पहली बार सीमित संख्या में संपत्ति एवं कर को आधार बनाया गया। डायरेक्ट इलेक्शन शुरू तो हुआ, लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन के लिए कहा गया कि जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी होगी और जो ज्यादा टैक्स देगा, केवल उसी को निर्वाचन का अधिकार होगा। समझ रहे हो? और इन्हें अच्छे से पता है कि इस टाइम पे तो प्रॉपर्टी हम हड़प के बैठे हैं, टैक्स हम किसानों का दम निकाल निकाल के वसूल कर रहे हैं, लोगों का शोषण कर रहे हैं।
आगे आइए नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935, यह आपका ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया सबसे बड़ा अधिनियम था और इसका भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भी है। यह मैंने आपको पढ़ाया था सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें कुल 321 आर्टिकल्स, 10th शेड्यूल और 14 भाग थे इस अधिनियम में। वर्तमान भारतीय संविधान पर इस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, यह बात आप बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया? अखिल भारतीय संघ की स्थापना, पहला पॉइंट, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद केंद्र में द्वैध शासन, डायरकी रूल कहां शुरू हुआ? केंद्र में शुरू, केंद्र में शुरू हुआ और बेटा लिखना प्रांतों में समाप्त। अब एक चीज और बताना चाहूंगी, जो अखिल भारतीय संघ है, अखिल भारतीय संघ, मैं यहां लिख रही हूं, उधर मेरा हाथ नहीं पहुंचेगा। अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया यूनियन या ऑल इंडिया फेडरेशन, इसकी करनी थी, इसकी होनी थी स्थापना किस किस से मिलकर? तो बोला कि इसमें जो ब्रिटिश प्रांत हैं उनको शामिल किया जाएगा, चीफ कमिश्नरी प्रांत को शामिल किया जाएगा और इसमें देशी रियासतें भी शामिल होंगी। इन सबको मिलाकर बनाया जाएगा अखिल भारतीय संघ। लेकिन देशी रियासतों ने क्या कर दिया? शामिल होने से मना, और जब मना कर दिया तो यह संघ भी स्थापित नहीं हो पाया, क्योंकि सबको शामिल करके बनाना था। बेटा, इस अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। संघीय न्यायालय की स्थापना कहां पर? दिल्ली में। कब से शुरू हुआ? ये 1 अक्टूबर 1937 से यह न्यायालय कार्यरत हो गया। यानी फेडरल कोर्ट, मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट में भी इसके बारे में बताया था कि भारत का पहला फेडरल कोर्ट 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, इसमें देखते हैं आगे चीफ जस्टिस का नाम लिखा है, हां लिखा है। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे मॉरिस गोयर और अन्य न्यायाधीश में 2 भारतीय। ठीक है, 2 भारतीय, जैसे अन्य न्यायाधीश टोटल कितने थे? अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे मैम इसमें 6, जिनमें से 2 भारतीय, प्रथम जस्टिस MR जैकब और दूसरे जस्टिस MS सुल्तान, और बाकी 4 अन्य न्यायाधीश कौन थे? आप कहोगे वो थे मैम, हम कह सकते हैं जो 4 अंग्रेज। तो टोटल आपके कितने जज, कितने थे इसमें? 7, 6 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश, इसमें से 2 भारतीय। हां आगे देखिए और क्या किया गया इस अधिनियम में? शक्तियों का विभाजन किस किस के बीच? मैम केंद्र और राज्य के बीच। लेकिन मैम इस समय केंद्र तो हुआ, राज्य तो हुआ नहीं करता था, तो यहां लिख लो केंद्र और प्रांत के बीच। भाई राज्य को प्रांत कहते थे। अब आज बताओ, आज के समय यह विभाजन कहां पर है, किस अनुसूची में है? इस समय संघ सूची के लिए 59 विषय, प्रांतीय सूची 54 विषय, संवर्ती सूची 36 विषय, और अवशिष्ट विषय जो आज के समय संसद के पास हैं, अवशिष्ट विषयों सहित आपातकालीन अधिकार वायसराय को दिए गए। मतलब आपातकालीन शक्तियां और अपशिष्ट शक्तियां दोनों किसके पास हैं? वायसराय। लेकिन आज के समय अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास और आपातकालीन शक्तियां मैम जो हैं वो है राष्ट्रपति के पास। वेरी गुड मैम, शेड्यूल 7 में शक्तियों का विभाजन है। वेरी गुड, अनुसूची 7 में।
ठीक है। नेक्स्ट, प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया। 1937 का विधानसभा चुनाव इस अधिनियम के लागू होने के परिणाम स्वरूप हुआ। यह इंपॉर्टेंट नहीं है, एक मिनट रुक जाइए, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत। इस अधिनियम द्वारा 1935 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। देखो, इस अधिनियम द्वारा 1935 ईस्वी में वर्मा को भारत से अलग, बेटा अलग हुआ था 1937 में, ध्यान रखना। वर्मा को आज के समय आप कहते हो म्यांमार, ठीक है। अलग किस अधिनियम द्वारा? 1935 के अधिनियम द्वारा, लेकिन अलग हुआ कब? 1937 में। और प्यारे बच्चे, 2 नए प्रांत उड़ीसा एवं सिंध का निर्माण हुआ। 2 नए प्रांत उड़ीसा एवं सिंध का निर्माण हुआ। ठीक है, ये आपके एक्ट थे जो आपकी डिमांड थी, और मैंने आपको पहले ही बोला था 5 बजे तक क्लास खत्म हो जाएगी। इसके बाद अब आपके बचते हैं राष्ट्रपति की लिस्टिंग, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, आपके पार्ट की पीडीएफ और आपके आर्टिकल्स की पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी, लेकिन आपको मुझे इसके लिए समय देना होगा। इस हफ्ते का समय आपको देना होगा, नेक्स्ट सैटरडे संडे तक मैं डलवा दूंगी, ठीक है। जो पीडीएफ टाइप होती जाएंगी वो डलती जाएंगी, और आज कंबाइंड पीडीएफ के लिए मैं बोल दूंगी, आपको पूरी कंबाइंड पीडीएफ मिल जाएगी। अगर किसी भी चीज में आपको दिक्कत हो, टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज डालना, और भी अगर कोई आपकी डिमांड हो तो वो भी पूरी होगी। जी बिल्कुल, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अंतिमा बेटा, जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थे वो क्लास में करवा दिए हैं, बाकी अमेंडमेंट की मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी। आज आपकी और हमारी आखिरी मुलाकात थी यहां पर, और इसके बाद में अब आपके लिए लेके आऊंगी रिवीजन क्लासेस, लेकिन इस जो आने वाला सैटरडे संडे है उसके बाद, क्योंकि इस सैटरडे संडे मेरी मैराथन्स हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपका और मेरा ये सफर बहुत अच्छा रहा हो, आपको पॉलिटी बहुत अच्छे से समझ आई हो। अगर अच्छे से समझ आई है, क्लास अच्छे से लगी हो, नहीं आज के बाद क्लास नहीं होगी, आज आपका सिलेबस फाइनली खत्म, ठीक है। फिर भी अगर कोई चैप्टर आपको लगता है कि ये चैप्टर हमारा नहीं हुआ है तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको स्पेशल क्लास लेके करवा दूंगी। बाकी मैंने आपका जितना क्वेश्चंस बनते हैं ज्यादातर आपको करवा दिया है, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आज स्माइली करके बाय कह देना। थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन, जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा खुश रहो, और अपनी मुलाकात हो आपके ज्वाइनिंग लेटर के साथ सम्मान समारोह में, आपके सिलेक्शन के साथ। यही आपके लिए मेरी तरफ से विशेष है और हमारे पूरे RWA परिवार की तरफ से भी। थैंक यू।